प्यारे बच्चों, हम अभी तक आप लोगों को जनन के बारे में बताया। जनन क्या है, जीवन काल क्या है, जनन के प्रकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौधे में जनन 3 प्रकार से होता है। किन्हीं किताबों में या कुछ किताबों में लिखा गया है कि जनन 2 प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। लेकिन कुछ किताबों में लिखा गया है कि जनन 3 प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन, कायिक जनन और लैंगिक जनन। तो आप लोग अभी तक अलैंगिक तथा कायिक जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम आप लोगों को पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ाऊंगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि पुष्प क्या है। हम लोग पुष्पीय पौधे में देखते हैं कि अनेक प्रकार के पुष्प खिलते हैं, लेकिन पुष्प की सही परिभाषा हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो जानिए कि पुष्प क्या है। किसी भी पौधे के तने अथवा सूट के परिवर्धित रूप को पुष्प कहते हैं। इंग्लिश में कह सकते हैं फ्लावर और द मॉडिफाइड सूट और स्टेम। फ्लावर और मॉडिफाइड सूट और स्टेम यानी तने के परिवर्धित रूप को ही पुष्प कहते हैं। और यही पुष्प पौधे के जननांगों के लिए होता है, यानी यह पौधों का जननांग भी होता है। एक प्रारूपिक पुष्प में, यानी जो हम पुष्प के देखते हैं, उस पुष्प में 4 भाग होते हैं। जैसा कि आप लोगों को एक गुड़हल का पुष्प दिखाई दे रहा है। इस पुष्प में आप ध्यान से देखिए कि इधर सबसे पहले आप देख रहे हैं हरे रंग की एक रचना दिखाई दे रही है। इस रचना को हम वायदल कहते हैं, जो हरे रंग की दिखाई दे रही है। उसके बाद आपको देखिए गुलाबी लाल रंग की कुछ रचनाएं दिखाई दे रही हैं, जिसको हम वायदल दलपुंज कहते हैं। दलपुंज के अंदर नीचे आप देखिए घंटी की जो ये घंटी की रचना होती है, उसमें एक लटकता हुआ रचना दिखाई दे जो गुलाबी रंग का है। इसमें आप देखेंगे कि इस घंटी के चारों तरफ इस लटके हुए भाग के जो सिलिंड्रिकल है, लंबा है, चारों तरफ अनेक छोटे छोटे देखिए पीले पीले उनके हेड पर रचनाएं लगी हुई हैं। इसको पुंकेसर कहते हैं। अब इनकी संख्या यहाँ पर असंख्य है। अब यहाँ पर देखिए ए वाला भाग, इसको हम जो 5 लग रहे हैं, यह पुष्प का वर्तिकाग्र है। तो सबसे पहले हम आपको पुष्प के प्रथम भाग वायदल के बारे में बताना चाहता हूँ। पुष्प के प्रथम भाग को वायदल पुंज कहते हैं। इसकी इकाई को हम वायदल अथवा सेपल्स कहते हैं। यह किसी भी पुष्प के अंदर के सभी भागों को, जैसे पुष्प कली के रूप में होता है, उस कली के अंदर पुष्प के अन्य 3 भाग दलपुंज, पुंकेसर और जयांग सुरक्षित रहते हैं। तो आप एक गुड़हल का पुष्प देखिए, यह पूरी तरह से एक कली के रूप में दिखाई दे रहा है। और इस कली में आपको देखें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, केवल वायदल ही दिखाई दे रहा है। और जो इस तरह से संयुक्त है कि पूरी तरह से यहाँ देखिए उभरा हुआ इसका भाग है, इसी के अंदर सभी पुष्प के भाग वायदल के अंदर पैक हैं। तो वायदल पुंज क्या है, उसकी इकाई को हम वायदल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल्स कहते हैं। इसका मुख्य कार्य है पुष्प की कलिका को सुरक्षा प्रदान करना, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। दूसरा आता है दलपुंज। दलपुंज की इकाई को
हम दल कहते हैं और उसकी यूनिट को हम दल यानी इंग्लिश में पेटल्स कहते हैं और इसकी इकाई यानी ऊपर वाले जो होते हैं इसकी इकाई को सेपल कहते हैं। दलपुंज सदैव पुष्पों में रंगीन होता है। यह किसी भी रंग का हो सकता है। जैसे यह एक खिला हुआ पुष्प है, इसमें देखिए वह दल जो है धीरे धीरे बढ़ गया और ये आपको दल दिखाई दे रहा है, ये रंगीन है। और इस पुष्प में देखिए यह पूरी तरह से खिला हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं कि पंखुड़ियों की संख्या 5 है। तो जो दल पुंज होता है यानी उसकी जो इकाई होती दल होती है, यह सदैव रंगीन होती है। यह पुष्प में यानी दूसरे जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करती है। इसके विभिन्न रंगों से आकर्षित होकर के मानव सहित तमाम कीड़े मकोड़े आते हैं। इसमें मकरंद ग्रंथियाँ होती हैं। यह अपना भोजन ग्रहण करते हैं और भोजन ग्रहण करने के साथ साथ अनचाहे रूप से परागण की क्रिया को भी संपन्न कराते हैं। अब तीसरा भाग आता है पुंगंध, जिसको इंग्लिश में एंडोइशियम कहते हैं। यह पुष्प का नर भाग होता है और इसमें अनेक यानी असंख्य अलग अलग पुष्पों में इनकी इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं यानी स्टामिन कहते हैं। इनकी संख्या अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होती है। जिस पुष्प से हम आपको पढ़ा रहे हैं उसमें देखिए यह पीले रंग की अनेक पुंकेसर लगे हुए हैं और एक पुंकेसर की रचना को अगर हम देखें तो एक पुंकेसर इस तरह से होता है और इसमें एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं। इसे कहते हैं फिलामेंट, इंग्लिश में पूतन जो कहते हैं। इसे जो है परागकोश कहते हैं, परागकोश कहते हैं। परागकोश की 2 थैलियों को दो जोड़ने वाले को बीच में इस भाग को हम संयोजी अथवा कनेक्टिव कहते हैं। संयोजी अथवा कनेक्टिव कहते हैं। इस तरह एक आदर्श पुंगंध में यानी पुंकेसर में के 3 भाग होते हैं, पुंतंतु, संयोजी और परागकोश। अब आपको चौथा आता है जायांग। जायांग पौधे के यानी पुष्प का मादा भाग होता है। इसकी इकाई को हम अंडप अथवा अंडप यानी ओव्यूल्स का कार्पेल्स, अंडप को कार्पेल्स अथवा स्त्री केसर यानी पिस्टिल कहते हैं। यह भी अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसको अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है जिसको हम अंडाशय कहते हैं। एक सामान्य अंडाशय के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे फूला हुआ भाग, सबसे नीचे फूला हुआ भाग यहाँ पर होता है और सिर पर बीजांड लगे होते हैं। इसको अंडाशय अथवा ओवरी कहते हैं। ऊपर वाला भाग थोड़ा सा जो चपटा होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं और स्टिग्मा और अंडाशय के जोड़ने वाले भाग को हम स्टाइल कहते हैं। स्टाइल कहते हैं। गुड़हल के पुष्प में आप देखेंगे जब इसके हम तमाम भागों को अलग कर देंगे, हम एक एक भाग को अलग कर रहे हैं। तो आप देखिए सबसे पहले हमने वाय दल को अलग कर लिया। वाय दल के नीचे आप देख रहे हैं कि सफ़ेद रंग दिखाई दे रहा है, लेकिन वह दल का हिस्सा है क्योंकि वह प्रकाश को नहीं पाया, इसलिए वह सफ़ेद रंग का हो गया। इसके बाद हम एक एक पंखुड़ी को यहाँ से हटाते हैं
जब पंखुड़ी को हम हटाते हैं तो आप इसको देखिए, आपको ये भाग दिखाई दे रहा है। अब पंखुड़ी के हटाने के बाद पुष्प के केवल दो भाग दिखाई दे रहे हैं। एक जो आपको एक गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है, एक क्या है, पुंकेसर नलिका है। पुंकेसर नलिका है। यह अंडाशय से लेकर के वर्तिकाग्र तक, यानी कुछ हिस्सा छोड़ करके, वर्तिकाग्र का कुछ हिस्सा छोड़ करके, यानी अंडाशय से लेकर के स्टाइल तक के चारों तरफ यह गुलाबी रंग की एक रचना है। जब हम इसको एक एक करके हटाते हैं तो देखिए मैं हटा रहा हूँ, तो इस नलिका के चारों तरफ ही पुंकेसर जुड़े हुए हैं। आप देखिए इसमें तमाम प्रकार के पुंकेसर दिखाई दे रहे हैं। अब इसी तरह हम एक एक करके सभी को जब हटा देते हैं तो आपकी इसके चारों तरफ की पूरी का पूरी, देखिए आपका ये पूरा हट जाता है। अब देखिए आराम से निकालने पर आपको शेष केवल ए भाग बच रहा है। यह केवल आपका जायांग का हिस्सा है। अब जैसा का फिगर में आप देख रहे हैं, अंडाशय यानी ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए हम इसको उसी तरह रखते हैं। नीचे आपका सफ़ेद भाग, खुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, यह अंडाशय है। ऊपर देखिए एक गुलाबी रंग का है, और इसमें जो आपके वर्तिकाग्र हैं ये 5 हैं। 5 वर्तिकाग्रह बताते हैं। इसमें इसके अंडाशय के अंदर 5 अंडप भी हैं, इसलिए इसको पंच अंडपी अथवा पेंटाकार्पिलरी कहा जाता है। अंडाशय और इसको जोड़ने वाली ये सफ़ेद जो नलिका है, इसको हम वर्तिका कहते हैं। यह वर्तिका का मुख्य काम है, परागकण के बाद जो पराग नलिका निकलती है वह पराग नलिका इसी के अंदर से होती हुई अंडाशय में पहुंचती है, और अंडाशय में पहुंचने पर निषेचन का काम करती है। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना के बारे में पढ़ाया था। उसमें एक चीज़ मुझसे रह गया था कि एक पुष्प के जो मुख्य 4 भाग होते हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, आवश्यक और अनावश्यक भाग। यहाँ पर अनावश्यक भाग का अर्थ ये होता है पुष्प के ऐसे भाग या अथवा ऐसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन वे भाग जनन में सहायक होते हैं, और जनन की क्रिया समाप्त होने के बाद वह पुष्प से अलग हो जाते हैं। वे 2 भाग हैं, बाह्यदल पुंज और दलपुंज। और आवश्यक अंग वे होते हैं जिनके बिना पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन नहीं हो सकता, उसे ही हम आवश्यक लैंगिक अंग कहते हैं। तो पादपों में मुख्य रूप से 2 लैंगिक अंग होते हैं, यानी 2 आवश्यक अंग होते हैं। एक है पुमंग, दूसरा है जायांग। आज हम पुमंग के बारे में पढ़ेंगे। तो पुमंग क्या है? पुमंग को इंग्लिश में हम एंडोइशियम कहते हैं। यह किसी पुष्प का नर भाग है। इसको स्टामेन, यानी पुमंग को जो इकाइयाँ होती हैं उस इकाई को हम स्टामेन अथवा पुंकेसर इंग्लिश में। दूसरा नाम है लघु बीजाणुपर्ण को माइक्रोस्पोरोफिल। अब यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठता है, लघु बीजाणुपर्ण
तो लघु बीजाणु पर्ण दो शब्दों से मिलकर बना है लघु बीजाणु धन पर्ण। पर्ण का अर्थ होता है पत्ती, यानी पौधे के जो 3 भाग होते हैं, वाह्यदल, दल और पुंकेसर, ये पत्तियों के रूपांतरित भाग हैं और ये छोटा होता है और इनसे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरोफिल अथवा लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है। एक पुंकेसर के मुख्य 3 भाग होते हैं, जैसा कि पिछली बार में बताया था कि एक पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, पूतन यानी फिलामेंट, परागकोश यानी एंथर, तीसरा है परागकोश और पूतंत्र को जोड़ने वाली रचना को हम संयोजी अथवा कनेक्टिव कहते हैं। तो इस परागकोश में, एक सामान्य परागकोश में 2 पालियां होती हैं और अगर परागकोश में 2 पालियां हैं उसे द्विपालित परागकोश यानी डाइथिकस पालेन कहते हैं। इन द्विपालित जो 2 लूब होते हैं, यानी हिंदी में इसे कोष्ठ कहते हैं। एक कोष्ठ में 2 चैम्बर होते हैं, यानी इनकी रचना इस तरह से होती है। इधर देखिए, यहाँ पर यह एक लूब ए है, दूसरा लूब ए है, यानी ये दोनों कोष्ठ हैं। एक कोष्ठ के अंदर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दबा हुआ भाग है और इससे 2 चैम्बर का निर्माण होता है, 1 2 1 और 2। जिन पुष्पों में परागकोश में 2 लूब होते हैं उसे डाइथिकस कहते हैं। यह और डाइथिकस हैं तो इसमें प्रकोष्ठों की संख्या 4 होगी। अधिकांश पौधे में इसी प्रकार का परागकोश पाया जाता है। मालवेसी कुल के पौधे जैसे गुड़हल, कपास तथा अन्य पौधे में यह मोनोथिकस होता है, यानी मोनोथिकस वह एक पालीवत यानी 2 चैम्बर होते हैं, एक व्यवस्था पाई जाती है। अब परागकोश के अंदर जो परागकोश हैं, चैम्बर हैं, उसके अंदर छोटी छोटी धानियाँ होती हैं, चैम्बर होते हैं। उन धानियों के अंदर परागकणों अथवा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, इसलिए इसको लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं। अब लघु बीजाणु धानी से परागकण बनता है और इसके बनने की प्रक्रिया को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हम आपको पूबीजाणु जनन अथवा लघु बीजाणु जनन यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताना चाहता हूँ कि लघु बीजाणु जनन क्या है। परागकोश तथा परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यह क्रिया परागकोश में होती है और इसमें सबसे पहले होता क्या है, जो परागकोश की कोशिका होती है यानी जो ऊतक होता है वह एक विभज्योतकी ऊतक होता है। विभज्योतकी ऊतक किसे कहते हैं, यदि किसी को मालूम हो तो बताए। विभज्योतकी ऊतक वह ऊतक होता है जिसमें विभाजन की अपार क्षमता होती है। यह विभाजित होकर के एक अंडाकार कोशिका का अंडाकार रचना का निर्माण करता है। इसकी बाहरी दीवार को हम एपिडर्मिस यानी बाह्य स्तर को हम एपिडर्मिस कहते हैं। बाद में यह
कोशिका यानी जिससे परागधानी का निर्माण हो रहा है, वह कोशिका आगे चल करके और बड़ी हो जाती है और यह नोक युक्त पाल युक्त हो जाती है। इसके बीच में आप देखेंगे एक गाढ़ी रचना, एक नई रचना का निर्माण होता है जो वस्कुलर बंडल या संवहन ऊतक वस्कुलर सिस्टम का काम करती है और यह संयोजी के बीच में स्थित होती है और इसमें आपको स्पष्ट 4 कोने दिखाई दे रहे हैं। और जब यह विभज्योतिकी ऊतक होता है तो चारों कोने पर उन्हीं विभज्योतिकी ऊतकों में से चारों कोने में एक एक कोशिकाएं एक विशेष कोशिका का निर्माण करती हैं। उन कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है, इनका केंद्रक बड़ा हो जाता है, इसके साथ साथ इनका जीव द्रव्य अगल बगल की कोशिकाओं से गाढ़ा हो जाता है। इस विभेदित कोशिका को जो अन्य कोशिकाओं से अलग रचना के रूप में दिखाई दे रही है, हम उसको प्रपस्व कोशिकाएं अथवा आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं। यह आर्कीस्पोरियल सेल कुछ बड़ी होने के बाद परिणत विभाजन के द्वारा 2 स्तर का निर्माण करती है। एक स्तर है प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं, दूसरा है पुबीजार्जनन स्पोरोजिनस टिश्यू यानी माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं आगे चल करके यह जो रचना आपको दिखाई दे रही है, इसमें बीच में अंदर की ओर धसान हो रहा है। इस धसान को हम स्टोमियम कहते हैं अथवा रंध्रक कहते हैं। जब परागकोश पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, यहाँ की कोशिकाएं पतली होती हैं और चटक जाती हैं और परागकण बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले आप प्राथमिक भित्ति कोशिका के बारे में जानिए। प्राथमिक भित्ति कोशिका यह आगे चल करके 4-5 विभाजित होकर के 4-5 परत का निर्माण करती है। एक को कहते हैं इंडोथीसियम अंतःस्तर, इसके नीचे की कोशिका को हम मध्य स्तर कहते हैं जो 2 से लेकर के 3 परतों की बनी होती है। लास्ट का स्तर होता है टिप्टम लेयर। मध्य स्तर की कोशिकाएं विकास के दौरान ही नष्ट होकर के विकसित हो रहे परागकणों को भोजन के काम में आती हैं या भोजन मुहैया कराती हैं। जो अंदर की टिप्टम लेयर है वह यानी टिप्टम ऊतक जो है, कोशिकाएं जो होती हैं वे विभाजित होकर के पॉलीप्लॉइडी बन जाती है, बहुगुणित हो जाती हैं। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि इनमें जो क्रोमोसोम संख्या होती है बहुगुणित हो जाती है, इसीलिए इसको हम पॉलीप्लॉइड कहते हैं। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं टिप्टम कैसा होता है, हप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड अथवा पेंटाप्लॉयड या पॉलीप्लॉयड। तो आप ये कहिए कि टिप्टम एक बहुगुणित कोशिका होती है। इसका मुख्य काम विकसित हो रहे परागकणों को पोषण प्रदान करना होता है। प्राथमिक बीजाणुजनन कोशिकाएं 2 या 2 से अधिक समसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। उसमें से कुछ कोशिकाएं नष्ट होकर के बढ़ती हुई बीजाणु मात्र कोशिकाओं का भोजन का निर्माण करती हैं। शेष बची हुई कोशिकाएं बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा परागकणों का निर्माण करती हैं और एक बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं
अथवा परागकण का निर्माण होता है। आवृत्तिबीजी पौधे में यह व्यवस्था दो प्रकार से होती है। एक होता है साइमल्टेनियस डिवीजन, दूसरा होता है सक्सेसिव डिवीजन। हिंदी में कहते हैं युगपत प्रकार। पहला है युगपत प्रकार। युगपत प्रकार, इसी में क्या होता है, इस प्रकार का विभाजन यानी इस प्रकार का बीजाणुओं के निर्माण में बीजाणु मात्र कोशिका में केंद्रक का विभाजन पहले होता है, यानी पहले केंद्रक विभाजन और दूसरे केंद्रक विभाजन में यह अंतर होता है कि इसमें पहले केंद्रक विभाजन होता है। पहले केंद्रक विभाजन के दौरान कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर विभाजित हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर पहले इस तरह से केंद्रक विभाजन हो गया, लेकिन जब दूसरा केंद्रक विभाजन होता है यानी माइटोटिक डिवीजन होता है तो चार परागकणों का निर्माण हो गया और सभी एक सामने दिखाई दे रहे हैं, युगपत यानी स्पष्ट हमें दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार का विभाजन एक बीजपत्री पौधे में पाया जाता है। ये चारों जो बीजाणु हैं यानी चारों परागकण की कोशिकाएं आपस में कैलोस नामक पदार्थ से जुड़ी रहती हैं। जब इन परागकणों का अलग होने को होता है, टेपिटम से स्रावित हार्मोन्स जिसको टेपिटम से स्रावित एंजाइम जिसको कैलोस कहते हैं, वह इस दीवार को खोल देता है और चारों परागकण अलग हो जाते हैं। इसमें होता है दूसरा है क्रमागत, यानी इसको क्रमानुसार कहते हैं। पहले इसमें चारों एक सामने नहीं दिखते हैं, यह दो बीजपत्री में होता है, इसे चतुष्क कहते हैं। और इस तरह एक बीजाणु मात्र कोशिका से चार इनका निर्माण हो जाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक बीजाणु मात्र कोशिका से चार परागकणों का निर्माण होता है।